तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारा है क्रोमैटोग्राफी मेथड। कौन सा है? क्रोमैटोग्राफी मेथड। इस मेथड को अभी यूज हम लोग करते हैं ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन को पता लगाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आया? मीन्स की ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में जो इंटरेक्शन रिएक्शन होता है उसको भी पता लगाने के लिए हम लोग क्रोमैटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं। तो आप लोगों ने भी फार्मा में बहुत पढ़े होंगे टीएनसी क्या होते हैं, एचपीएलसी क्या होते हैं और गैस क्रोमैटोग्राफी क्या होते हैं, बहुत पढ़े होंगे। तो इन्हीं सब मेथडों का यूज करके हम लोग पता लगाते हैं कि ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में कितने टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं, रिएक्शन हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्या कर रहा है? क्रोमैटोग्राफी इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज कंपोनेंट्स ऑफ द पिक्चर। क्रोमैटोग्राफी का यूज किसके लिए किया जाता है? एक कंपोनेंट्स ऑफ पिक्चर मतलब टू और मोर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एनालिसिस का टेक्निक यूज किया जाता है। मतलब कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे एक या दो 3-4 मिक्सचरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, जैसे कि एक पानी है, पानी में आप चीनी को भी घोल देंगे, फिर उसमें नमक को भी घोल देंगे, फिर उसमें अलग से कोई भी कंपोनेंट्स घोल देंगे। ठीक है, 3-4 कंपोनेंट्स का मिक्सचर बना के अगर आप उसको क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से सेपरेट करना चाहेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ द सैंपल के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज हम लोग इंटरेक्शन को भी पता कराने के लिए करते हैं कि एपीआई और एक्सिपिएंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इसका पता करते हैं। ठीक है, इफ द इंटरेक्शन विद द एक्सिपिएंट एंड द क्रोमैटोग्राफिक बिहेवियर चेंज। ठीक है, अगर इस ड्रग में इस कंपोनेंट्स में जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो जो क्रोमैटोग्राफी होगा, ये जो क्रोमैटोग्राफ होगा, ऐसे ऐसे जो ग्राफ होता है, इसके बिहेवियर में आपको एक चेंजेस मिलती है और उसी के आधार पे पता लग जाता है कि जो आपके ड्रग है और एक्सिपिएंट है उसमें किसी न किसी टाइप का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या तो आपका ड्रग क्या है, डिग्रेडेट कर रहा है, टूट रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? सैंपल प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्रोमैटोग्राफ बनाते हैं। किसका? प्योर ड्रग का क्रोमैटोग्राफ बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग किसका ग्राफ बनाते हैं? प्योर एक्सिपिएंट का ग्राफ बनाते हैं। प्योर एक्सिपिएंट का ग्राफ बनता है। फिर इसके बाद प्रिपरेशन क्रोमैटोग्राफ ऑफ द ड्रग एक्सिपिएंट। फिर क्रोमैटोग्राफ दोनों का बनता है एक साथ, दोनों का एक साथ बनता है। जब हम सेपरेट करते हैं तो इसमें देखिए कंपेयर करते हैं, मतलब कि एक आपका स्टैंडर्ड वैल्यू होगा और एक आपका जिसको आइडेंटिफाई करते हैं वो वैल्यू होगा। उससे क्या होता है? कंपेयर होता है। इंटरेक्शन इज द, अगर इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन इज द डिडक्शन बाय द कंपेयरिंग द क्रोमैटोग्राफ एंड द ऑब्जर्वेटिंग। इंटरेक्शन की बात करें, अगर ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसी क्रोमैटोग्राफ में कंपेयरिंग कर दी जाती है। पहले से जो आप क्रोमैटोग्राफ बनाए हैं एक स्टैंडर्ड क्रोमैटोग्राफ से और जो आने वाला क्रोमैटोग्राफ है उसके बीच में कंपेयर किया जाता है। अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसका रिटेंशन टाइम चेंज हो जाएगा, उसका आरएफ वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसकी जो पीक पॉइंट आती है उसमें किसी न किसी टाइप का कोई चेंजेस दिखेगा। क्या वो? अरे वो ऐसे ही रहता है। अरे यार बहुत पागल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं? चेंज इन द रिटेंशन टाइम। ठीक है, आप आरएफ वैल्यू क्या होते हैं और आरटी वैल्यू क्या होते हैं आप अच्छे से पढ़ के होंगे। अगर आप अच्छे से एचपीएलसी वगैरह पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा आरटी वैल्यू क्या होते हैं, आरएफ वैल्यू क्या होते हैं। अगर इसमें किसी भी टाइप का चेंजेस हुआ तो ये पता लग जाता है कि जरूर आपका एक्सिपिएंट और जो ड्रग है उसमें किसी न किसी टाइप का कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द न्यू पीक। अगर न्यू पीक का अपीयरेंस हुआ मतलब कि एक आपको अलग से कोई न्यू पीक दिखाई दी तो भी उसके आधार पे ये पता लगा दिया जाता है कि ड्रग एक्सिपिएंट के साथ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज इन द पीक एरिया ऑफ द हाइट। अगर पीक एरिया की हाइट वगैरह डिक्रीज हो रही है या फिर कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके जो फ्लो होते हैं अगर उसमें कोई भी डिकम्पोजिस हो रहा है, कम हो रहा है, तो भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है या फिर कंपोनेंट डिग्रेडेट कर रहे हैं। ठीक है, रिटेंशन इन द ड्रग पीक इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग डिग्रेडेशन।
इसमें इंटरेक्शन के बारे में पता चलता है कि कितने ड्रग हमारे टूट रहे हैं, ड्रग के स्ट्रक्चर कैसे टूट रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज किसमें करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का यूज कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को पता लगाने के लिए क्रोमेटोग्राफ का यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन को भी पता लगाने के लिए करते हैं। लेकिन किसके बेस पे करते हैं, उसके रिटेंशन टाइम और द रिटेंशन वैल्यू के बेस पे करते हैं, आरएफ वैल्यू के बेस पे करते हैं। अगर उसमें कोई भी डिफरेंस हुआ तो जान जाते हैं कि रिएक्शन कंफर्म है, अगर डिफरेंस नहीं आया तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद पीक पॉइंट, अगर कोई नई पीक पॉइंट अपीयरेंस हुई, दिखाई दी, तो भी रिएक्शन कंफर्म है। अगर पीक पॉइंट का एरिया कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो भी रिएक्शन कंफर्म है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज इन द ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, अब कुछ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी होते हैं जिसका यूज हम लोग ड्रग इंटरेक्शन को कंप्लीट पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे आपका है HPLC, जिसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, इसका यूज करते हैं। ठीक है, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर है आपका HPLC, जिसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। फिर गैस क्रोमेटोग्राफी है। इस सब का यूज हम लोग ड्रग इंटरेक्शन को पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो हाई सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक होता है, ये हाई सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक होता है। ठीक है, प्रोवाइड इक्वल एंड द क्वांटिटी डाटा, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा को प्रोवाइड करता है। डिटेक्ट इंटरेक्शन एंड द अर्ली स्टेज इंटरेक्शन है, मतलब कि स्टार्टिंग ही स्टेज में अगर ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसको स्टार्टिंग स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डज नॉट डायरेक्टली मेजर थर्मल इंटरेक्शन, एक थर्मल इंटरेक्शन को तुरंत मेजर नहीं कर पाता है, मतलब डायरेक्टली इससे नहीं मेजर किया जाता है। ठीक है, सैंपल प्रिपरेशन काइंड कॉम्प्लेक्स, इसमें जो सैंपल प्रिपरेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, जो सैंपल है वो कॉम्प्लेक्स, मतलब 2 या 2 से अधिक सैंपलों से मिलकर बनना चाहिए। रिक्वायर स्किल ऑपरेशन, इसमें भी जो पर्सन इस टेक्निक को करेंगे उसके पास खुद स्किल होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया। तो जो हमारे क्रोमेटोग्राफी होते हैं वो 2 फेज में होते हैं। इसमें एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है। जो मोबाइल फेज होता है वो आपका लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, लेकिन जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस होता है। मोबाइल फेज को हम लोग स्टेशनरी फेज पे एंटर करते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी फेज को यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा मोबाइल फेज जानते हैं, मोबाइल फेज सिर्फ लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, वो हमारे स्टेशनरी फेज पे मूव करेंगे। तो एक मूव करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा आरएफ वैल्यू आएगा, टाइम कितने कंसंट्रेशन में डिटेक्ट हो रहा है। अगर इसके टाइम में कोई भी डिफरेंस हुआ तो पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप HPLC वगैरह को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा।